हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सरबच और हम लोग जो हमारी सीबीएसई की सीरीज चल रही है उसमें एक और सेशन ऐड करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन ये वन शॉट में बेटा पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा और अगर ध्यान से देख लिया तो सीबीएसई में 100% मार्क पक्के हैं इस चैप्टर से। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको अच्छे से करना है, इजी चैप्टर है। कुछ चीजें ही होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि इसमें से पूछने लायक होती है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे और फिर ही उसको समझेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन पहले, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। क्या होता है कि अगर मान लो आपने कोई भी एक मैग्नेटिक कॉइल है या फिर नॉर्मल कंडक्टर है, उससे अगर आपने फ्लक्स से चेंज किया मैग्नेटिक, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है। तो वो कैसे आ जाती है, क्यों आ जाती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। बोले सर ये तो पढ़ा ही नहीं, तो अभी पढ़ेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और 5 मार्क में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2 3 में तो गारंटी आएगा ही आएगा। इसमें ही हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द सीबीएसई। ठीक है बेटा, अच्छे से करेंगे इसको कंप्लीट तो आपको गारंटी मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो बेटा क्या बोलते हैं, सबसे पहले है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। ठीक है, बेसिकली आप इसको ही क्या बोलेंगे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, एरिया को क्रॉस कर रही है। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप देखो कि अगर मान लो एक क्लोज्ड बॉडी को रख दोगे तो नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती है। तो भाई आपने क्या बोला कि फ्लक्स जो होता है ये तो क्या क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फाई का जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो क्या बनता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू नीड टू लर्न। अगर मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा तो भी एटलीस्ट ये फॉर्मूला जरूर लिख के आएंगे। फॉर्मूला लिख के आएंगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो फाई बराबर क्या बनेगा बेटा, बी ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, दैट इज बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझो, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि जैसे अगर मान लो कि अगर आपको कॉइल कुछ इस तरीके से रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो भाई आपसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो आपके पास टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा, बी इंटू ए। ओके, अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरीके से कुछ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने एक लूप को कुछ इस तरीके से रख दिया जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, लूप का प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो भाई एरिया वेक्टर जो आता है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है। ठीक है, एरिया वेक्टर जो आता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। सो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी बी ए कॉस 60 डिग्री। सो हमारे पास फ्लक्स का जो आंसर आता है वो कितना आ जाएगा, बी ए बाई 2। ऐसे ही आपको कोई सा भी एंगल दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा कि क्यों वो मतलब ईएमएफ निकालने को भी दे सकता है और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने को भी दे सकता है। कैलकुलेशन लगभग लगभग सेम रहेगा, बस आप सॉल्व करने का तरीका समझना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन अ नियर बाय कंडक्टर। तो भाई माइकल फैराडे ने क्या करा था, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अगर एक कॉइल है और एक कॉइल से आपने उनने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जिसपे इनिशियल जीरो डिफ्लेक्शन था। अब यहां पर उनने बार मैग्नेट रख दी। भाई अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर यहां पर मैग्नेट की वेलोसिटी जीरो है, मतलब कि आपने सिर्फ फ्लक्स डाल रखा है। ओके, तो फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फर्स्ट केस फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। अब उन्होंने बोला कि v इज नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, मतलब इधर आप इस तरफ लेके जा रहे हो और दूर लेके जा रहे हो, तो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन।
समझ में आया? उन्होंने क्या बोला कि देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन और आइदर इन दिस डायरेक्शन। दूर लेके जाओगे तो भी है, पास लेके आओगे तो भी है, साउथ लेके आओगे तो भी है, नॉर्थ लेके आओगे तो भी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फैराडेज एक्सपेरिमेंट ने क्या समझाया था कि जब आप नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो तो भाई ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है आपके पास वो किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, और जब दूर लेके जाओगे नॉर्थ को तो राइट साइड डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, दिस इज द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो इससे फैराडेज ने दो लॉ दिए थे बेटा। ठीक है, फैराडेज ने दो लॉ दिए थे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बेटा। एज वेल एज जेई के लिए भी आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने लगे हैं जेई में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है फैराडे का, दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, या फिर इसको और अच्छे से लिखते हैं, whenever flux linked with coil changes, it induces EMF in the coil। ठीक है, अगर आपने फ्लक्स चेंज करा, किसी भी तरीके से चेंज करा, तो ये क्या करेगा बेटा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d∅/dt। ओके बेटा, तो भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो हट जाता है, तो ईएमएफ बराबर क्या आ जाता है, d∅/dt। अभी मैग्नेट्यूड है, फराडे ने सिर्फ इतना ही बोला था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, बाकी अभी नहीं बोला है। माइनस d∅/dt होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर वो आगे आएगा, पहले आपको इतना समझना पड़ेगा। तो इनके दोनों लॉ आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता हूँ। फाई बराबर मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया, BA cos थीटा। ठीक है, फाई का मैंने आपको यही फॉर्मूला दिया। अब देखो फ्लक्स को चेंज हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइदर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, समझ में आया, आपने भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो भाई यहाँ फ्लक्स आएगा, चेंज होते जाएगा। अगर आप एरिया को चेंज कर दो, भाई पहले रिंग इतनी बड़ी थी, बाद में छोटी कर दी, फिर बड़ी कर दी, फिर छोटी कर दी, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी, चेंज हो गया। या फिर आप क्या करो, थीटा चेंज करो। तो ये थीटा चेंज करने वाला जो प्रोसीजर होता है वो हम अल्टरनेटिंग करंट में बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, आप देखना उसका कॉइल आर्मेचर ऐसा घूमता है, आर्मेचर जब ऐसा घूमता है तो क्या चेंज होता है बेटा, थीटा चेंज होता है, और थीटा चेंज होने के कारण क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स वी विल गेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो E बराबर माइनस का d∅/dt आगे पढ़ेंगे। अब ये नेगेटिव लॉ जो आता है, नेगेटिव साइन जो आता है, ये काहे से आता है बेटा, लेंजेस लॉ से। किसने बताया था, ये लेंज लॉ ने। लेंज लॉ ने ये प्रूफ करा था कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट is such that it opposes the change that is causing it। तो बेटा आप एक बात समझो, नेगेटिव साइन लेंस लॉ ने सिर्फ इतना बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो भाई अगर मैंने एरिया चेंज करा या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी उस तरीके से, तो भाई ये ईएमएफ इंड्यूस हुई। अब वो ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो इस तरीके से रहेगी ताकि वो उसी मैग्नीट्यूड को या फिर उसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कम करना चाहे। ठीक है, तो भाई ये कम करना चाहे, तो भाई ये क्या हो रहा है आप समझना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर मान लो एक कॉइल है, ठीक है, लाइक दिस अ कॉइल इज देयर। अब आपने एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट को ऐसा छोड़ दिया इसके ऊपर से। ठीक है, तो जब बार मैग्नेट इससे गिरेगा, ठीक है, यहां पर से गिरेगा, तो ये यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहां पर साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, जब ऊपर से देखोगे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल बन जाएगा।
तो जब ये इसके पास आ रहा तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकालेगा ताकि ये इसके इफेक्ट को खत्म कर पाए। ओके, तो ये किसने बताया था हमें? लेंज लॉ ने बताया था। तो भाई E बराबर डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ, बट E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी, ये किसने बताया? लेंज लॉ ने बताया। तो भाई जो भी वर्क हम कर रहे हैं मैग्नेट को पास में लाने में या फिर फ्लक्स चेंज करने में, वो फ्लक्स चेंज को ओपोज करके वो जो हीट में जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? प्रूव्ड है। तो लेंज लॉ is a consequence of conservation of एनर्जी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि भाई ये उसको सेटिस्फाई करा रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैग्नेट पे आप वर्क डन कर रहे हो उसके कारण ही आपको क्या मिल रहा है बेटा? ईएमएफ मिल रहा है। अगर आप सिर्फ मैग्नेट को रख दोगे तो क्या आपको ईएमएफ मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज में जीरो हो जाएगा। और अगर फ्लक्स चेंज जीरो हो गया तो फैराडे ने भी तो वही बोला कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ होगा, अदरवाइज ईएमएफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन आई विल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस वन। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ यू हैव प्लेस्ड अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैंने बोला कि बी मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज इंक्रीजिंग, बी को इंक्रीज कर दिया अंदर की डायरेक्शन में। तो इन दैट केस मैं यहां पर रेड से बना देता हूं, जब इंक्रीजेस होगा तो यह अपने आप में करंट बाहर की तरफ देगा। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स कौन बढ़ा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रही है। फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी। अब बी इंक्रीजेस तो फ्लक्स इंक्रीजेस, तो फ्लक्स को कम करने के लिए अपने अंदर ये करंट किस तरीके से डाल देगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। अंदर की तरफ बढ़ गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए इसने कहां पर दे दी? बाहर की तरफ दे दी। आई बात समझ में? अगर मान लो आपको बोला अंदर की तरफ बी डिक्रीज हो रहा है, तो भाई फ्लक्स को सेम रखने के लिए बी डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ हमको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए जो कि कम होते जा रहा है। तो ये क्या करेगा उस केस में? अपने द्वारा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ करंट देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो करंट कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। सो इन दिस केस द करंट इज क्लॉकवाइज एंड इन दिस केस द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लग रहा हूं बेटा, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार उसको ट्राई करके देखिए और इसका आंसर करने का ट्राई कीजिए। मान लो आपको बोला ये आई और ये बढ़ते जा रहा है, आई इंक्रीजेस। अब ये दो लूप है ए एंड बी, आपको ए और बी में करंट का डायरेक्शन बताना है। पॉज करिएगा और आराम से इस पे सोच के फिर आंसर दीजिएगा। तो देखो बेटा, यहां पर दो कॉन्सेप्ट लगेंगे कि जब आपने एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट वायर लिया, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिया, तो भाई इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया? थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेच द फिंगर्स, पाम विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, डॉट मतलब कि बाहर आ रही है। बाहर आ रही है तो फ्लक्स जो है बाहर की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई इसका काम क्या बनेगा? बोले मैं तो अंदर की तरफ दूंगा, क्यों? ताकि ये फ्लक्स को सेम रख पाए। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की तरफ बनेगी और इसमें कैसा करंट आ जाएगा बेटा? ऊपर वाले में क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। अब जब नीचे पे आ जाओगे तो देखो, थंब को रखो, स्ट्रेच करो, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अंदर की तरफ, सो इट विल बी क्रॉस। ठीक है, इट विल बी क्रॉस। तो अब क्रॉस में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रही है, तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ करंट देगा। ठीक है, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज देगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी आए? बाहर की तरफ आए। तो इसमें जो करंट रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। नहीं आया तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीबीएसई में ये आपको एक नंबर में जरूर देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव साइन, दैट नेगेटिव साइन ensures that conservation of energies and shows opposing
opposition to the change in flux, जैसा कि मैंने आपको बताया that it shows that it is a consequence of conservation of energy। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोशनल ईएमएफ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सीबीएसई, ओके, एंड दैट विल बी आस्क्ड। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमको इसका डायग्राम बना के सॉल्व करना है। तो अगर देखो ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने एक वायर को क्या करा, एक कंडक्टर लिया और उसको कुछ इस तरीके से इसमें मूव करा दिया मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बेटा, इसको वेलोसिटी दे दी v, मान लो इसकी लेंथ ले ली हमने l। ठीक है, अब आप एक बात समझो, कुछ देर बाद ये यहां पर आ जाएगा, है ना। तो आप एक बात समझो कि जो फ्लक्स चेंज हुआ है डेल्टा फाई बराबर ये क्या हो जाएगा, वीटी इंटू एल, है ना भाई। इतनी टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, लेट्स से dt टाइम ले लेते हैं, तो dt ले लो इधर, तो ये क्या हो जाएगा v dt इनटू में लेंथ, दैट इज द रेक्टेंगल। अब भाई हमें क्या पता होता है, ये दिस इज द स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो ईएमएफ बराबर क्या बनेगा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। अच्छा, ये तो एरिया आया, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड का भी मल्टीप्लाई करना है। तो ईएमएफ बराबर क्या बनेगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी वी डी टी इंटू एल। अब देखो आप ध्यान से, बी तो आपको कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, एल भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा डी टी बाई डी टी, तो डी टी से डी टी काट दो, ईएमएफ इंड्यूस बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी वी एल। ठीक है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर क्या आ रहा है, माइनस का बी वी एल। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से भी समझा सकता हूं, पर वो बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आप एक बात सोचो, ये कंडक्टर में क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी मैंने अंदर की तरफ ली है, तो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स ऊपर आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कैसा आ जाएगा, नीचे। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप समझना ध्यान से, नीचे की तरफ आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे एंड द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ई वी बी। ठीक है बेटा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझो, एक समय बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और सारे प्रोटॉन्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि देयर विल बी अ ईएमएफ, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, फोर्स आएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, V बाय एल, या फिर वी कैन राइट ईएमएफ अपॉन में एल। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर से। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो, सो E बाय एल इंटू में स्मॉल ई, दैट इज इक्वल्स टू ई वी बी। ठीक है, E से E को आप काटेंगे तो EMF बराबर क्या बन जाएगा, BVL। तो ये बेसिकली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन रहा है बेटा, EMF बन रहा है। बोथ वे यू कैन सॉल्व। वैसे तो सीबीएसई है तो मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा, आसान भी है, आपको याद रखना है कि भाई अगर dt टाइम लिया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, v dt, v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, तो dx बाई dt, तो भाई dx बराबर क्या बन जाएगा, v dt बन जाएगा, तो dx मूव कर गया, तो एरिया कितना आ जाएगा, स्मॉल एरिया, दैट इज एल dx। समझ में आया, एंड वी कैन राइट दिस। ओके बेटा, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोशनल ईएमएफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ऑलवेज रिमेंबर, हमें ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना होता है। हालांकि सीबीएसई में इतना काम का नहीं है, बट आप ये याद रखिएगा कि तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी आपके पास क्या आएगा बेटा, मोशनल ईएमएफ आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक ऐसी रॉड ले लिया आपने, रॉड का लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और वेलोसिटी कुछ ऐसी दे दी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, ये बन जाएगा वी साइन थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी वी कॉस थीटा। तो हमको ये कॉस थीटा वाला नहीं लेना है,
हमको किसके कारण में ईएमएफ मिलेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू BVL sin theta. Again, not so important for the CBSE, but that is my duty that to teach you all everything. ठीक है बेटा, अब आप एक बात को समझो कि अगर ये तो चलो मैंने आपको बेसिक बताया, एक मोशनल ईएमएफ का एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द मोशनल ईएमएफ in a rotating rod. Very important concept. Derivation can be asked or formula can be asked. You need to remember बेटा. देखो आपको क्या बोलेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ है। अब आपने क्या करना है कि एक रॉड लेनी है। डेरिवेशन देखना बेटा बहुत ही आसान है, आसान तरीके से बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा देखना, ठीक है। ये देखो, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी बेटा? L लेंथ है ना। अब मैंने बोला ये हिंज के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही है, तो मैंने बोला आप x दूरी पर जाकर एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब इस dx विड्थ के एलिमेंट को समझना बेटा, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, दैट इज v इक्वल टू x ओमेगा। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएगी, इसकी विड्थ कितनी है? dx है, ओके। तो इसके अक्रॉस जो छोटा सा ईएमएफ डेवलप होगा उसको आप क्या लिख दोगे? माइनस का BVL, L इज व्हाट? x dx। तो DE बराबर क्या बन रहा है बेटा? माइनस का V को आप क्या लिखोगे? x ओमेगा dx, ठीक है। तो DE बराबर क्या बन रहा है? माइनस का B ओमेगा अंदर बचा x dx। मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, ठीक है, 0 से लेके E तक और 0 से लेके L तक। तो EMF बराबर क्या बन रहा है बेटा? 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, कितना आता है बेटा? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात तो करना भूल ही गया आपसे कि भाई हायर पोटेंशियल कौन सा होगा। चलो हाँ, ये इधर मैंने समझा दिया था, बट मैंने आपको मेरी ट्रिक नहीं बताई। हायर पोटेंशियल आपको ये समझ में आ गया कि ऊपर हायर हो जाएगा, नीचे लोअर हो जाएगा, कैसे आएगा? अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था हर चीज को हम लोग कैसे करेंगे? राइट हैंड से करेंगे। थंब को प्लेस करो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, फिंगर्स को लेके जाओ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। थंब को प्लेस करो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स को लेके जाओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पाम जो होगा ये आपको हायर पोटेंशियल देगा, पाम जो होगा वो हायर पोटेंशियल देगा, ठीक है। पुट थंब इन along velocity, लिख देते हैं along velocity, and stretch fingers towards magnetic field. Palm will give direction of, palm will give हायर पोटेंशियल। क्या बता देगा? पाम हायर पोटेंशियल बता देगा, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि मैं ये सर्कुलर वाले पे आ जाता हूं, तो अगर ये सर्कुलर वाले को ध्यान से देखेंगे तो बेटा वेलोसिटी किस तरफ थी? इस तरफ थी। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो देखो ये वाला सेंटर वाला जो पॉइंट है ये क्या पे आ रहा है? हायर पोटेंशियल पे आ रहा है। अरे तो हमने तो ये भी देखा था ना, 0 से लेके E तक रहा था तो ये माइनस आ रहा था यहाँ पे। अरे यस नो, क्योंकि 0 से लेके L तक का इंटीग्रेशन करा, तो ऑब्वियस सी बात है हायर कौन सा आ रहा है? सेंटर आ रहा है। समझ में आया बेटा? याद रखेंगे ये। आगे चलते हैं, दैट इज द एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स क्या होता है बेटा? इट इज द बेसिक ड्यू टू द लॉसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर। तो सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इन बल्क कंडक्टर ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट क्रिएट्स एन एडी करंट। दिस इज सॉर्ट ऑफ लॉस। काय का होता है? ये लॉस होता है, ठीक है। सो सम एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स आल्सो यू नीड टू लर्न, मे बी पॉसिबल, कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। सो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में इस्तेमाल होते हैं ये,
इंडक्शन हीटिंग में इस्तेमाल होते हैं और स्पीडोमीटर्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन हमको पढ़ना है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या बोलता है? इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ। मतलब अगर हमने किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो करंट अगर हमने उसमें चेंज करा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने उस जो लिंक्ड है वो अगर मैंने चेंज करा, तो बेटा क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो उसको ही ओपोज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। मतलब आपके अंदर कुछ बदलाव होना चाहता है लेकिन आप उसको रोकना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ इंडक्शन। जैसे आपने मान लो सोचा कि अब मैं पढ़ाई करूंगा लेकिन आपका मन ही नहीं लग पा रहा कि आप पढ़ाई करो, तो ये जो पढ़ाई करने से आपको रोक रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। आया नहीं आया बात समझ में? ठीक है, मैं थोड़ा सा सरकास्टिक हो जाता हूँ तो ठीक है। देखो बेटा ध्यान से समझना कि मैं आपको बताता हूँ, फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एल आई। यह आई क्या होगा? जो करंट इंड्यूस हुआ है। देखना बेटा ध्यान से। अब आप एक बात समझो कि अगर मेरे को आपको क्या जनरली पूछा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है बेटा, सीबीएसई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो अगर मान लो कोई भी एक सोलेनॉइड है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, दैट इज म्यू नॉट एन आई। यस और नो एवरीवन? तो एकदम से जो इसमें फ्लक्स चेंज आएगा तो भाई हमने बोला एन नंबर ऑफ टर्न्स है, इनटू में बी दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इनटू में एरिया ऑफ ईच कॉइल। समझ में आया नहीं आया? अब देखना ध्यान से जरा, एन को आप क्या लिखते हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू एल। स्मॉल एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट एन आई और एरिया को आप लिख देते हो पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसको आप लिख दो एल आई के बराबर। आई से आई उड़ गया तो बचा क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर एल आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक हुआ फॉर्मूला। अब आपको ये एन को भी दे सकते हैं तो फाई बराबर क्या लिख सकते हो? तो एन इंटू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से भी बन जाएगा। तो फाई दैट इज इक्वल टू एल आई, ये लेंथ है यार, एल ले लो, इसको स्मॉल एल ले लो। तो इंडक्टेंस जो बनता है वो क्या बनेगा? म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल। ठीक है बेटा, याद रखने की जरूरत, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या लिखेंगे आप? हेनरी। काय में होती है बेटा? हेनरी। कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, अच्छा ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको अच्छे से याद रखना है ये। तो देखो बेटा यहां पर से मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं। फाई इज इक्वल टू क्या बना? एल आई बना। ठीक है, अब आप एक बात याद रखो, ईएमएफ बराबर लिखा था माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है, प्लेस इट ओवर हियर, दैट इज ईएमएफ बराबर माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एल आई। ठीक है, तो यहां पर से बन जाता है फॉर्मूला माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये भी याद रखना है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है? जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखना, आपको जनरली ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज में एल इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे बेटा? L1 प्लस L2, और पैरेलल में आप क्या लिखेंगे बेटा? 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। अब क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है, एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज रिमेंबर, कैपेसिटर में जो स्टोर हो रही थी वो काय में हो रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन से फॉर्म में होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं।
दैट इज ईएमएफ, मैंने बता चुका हूं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब आप देखो ईएमएफ बराबर मैंने क्या लिखा, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मैंने बोला पावर बराबर आप क्या लिखते हो, वी आई। ठीक है, तो पावर बराबर आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो भाई डी डब्ल्यू बाई डी टी बराबर माइनस का आई एल डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक बेटा, डी टी से डी टी काट दो, डी डब्ल्यू बराबर क्या बना, माइनस का एल आई डी आई। ओके, जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, व्हाट यू गेट, दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का हाफ एल आई स्क्वायर। अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा यू दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ओके बेटा, कौन से फॉर्म में हो जाती है, हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखो फ्लक्स इज इक्वल टू लिखते हो एल आई, और फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं बी इन टू एल दैट इज इक्वल टू एल आई, प्लेस इट ओवर हियर। तो u बराबर क्या बनेगा, हाफ इन टू में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, बी ए इंटू आई। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अब मैं b बराबर लिखता हूं म्यू नॉट एन आई, तो i बराबर लिख सकते हैं b बाय म्यू नॉट एन। ठीक है, ध्यान से देखना, u बराबर क्या बनेगा, हाफ b a इंटू में b बाय म्यू नॉट एन। ठीक है, अब n को आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये देखो यहां पर ध्यान से, u बराबर क्या बन रहा है, हाफ, अच्छा यहां पर भी तो ये एन बी आएगा ना, टोटल फ्लक्स है, एन बी आएगा, मैंने एक गलती कर दी, नहीं यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी एक एन और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो ये बना एन बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन और इंटू में एल और इंटू में एरिया। तो देखो एन से एन को काट दिया, तो u बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इंटू में एल। नाउ एरिया इंटू लेंथ इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम, तो u बाय v बराबर आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, और यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है बेटा, दिस इज बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बेटा, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द अनदर कॉइल। तो देखो आपने क्या बोला कि यहां पर मान लो दो कॉइल रखते हैं, अब आपने ये फर्स्ट कॉइल में करंट को बहा दिया और यहां पर आपने दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो ये फर्स्ट कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में जब अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे कि आपका दोस्त नहीं पढ़ता, उसने बोला तू भी मत पढ़, तो आपने भी पढ़ना छोड़ दिया, तो उसकी संगति के कारण आप में चेंज आया, तो जो ये संगत का असर होता है इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया बेटा, जो संगत का असर बनेगा उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल, जो खुद का असर बनेगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ। समझ में आया, तो इसमें जो ईएमएफ बनता है बेटा वो क्या बनता है, माइनस का एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, एम बोले तो द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लिखते क्या है कि मान लो अगर मैंने इसको सेकेंडरी कॉइल लिखा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों के लिए सेम रहेगा, अगर मैं फर्स्ट के लिए भी बोलूंगा तो भी उतना ही रहेगा, सेकंड के लिए भी बोलूंगा तो भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ईएमएफ इंडेक्स 2 निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, दिस वन विल बी द वन, दिस वन विल बी द वन। ठीक है, तो भाई आपको ये याद रखना है कि ईएमएफ बराबर लिखेंगे माइनस का डी आई एम डी आई बाई डी टी, तो ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल।
ठीक है बेटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। दिस इज इन द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस वन इज इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है। अब अगर मान लो, मैं आपको इसका बेसिक एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो दो कोप्लानर ऐसे सर्कुलर ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, अच्छे से देखना बेटा, ये डेरिवेशन सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का रेडियस आप ले लो R2 और एक का आप रेडियस ले लो R1। मैंने बोला बाहर वाले में करंट जा रहा है I1 कुछ इस तरीके से, तो भाई इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इनसाइड में, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2R1। ठीक है, आपको बोल देगा कि R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। तो अब आप ध्यान से देखना बेटा, फ्लक्स आप जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, B इंटू में एरिया। मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स ले लोगे, तो भाई फ्लक्स क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 बाय 2R1 इंटू में पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ what you will write, that is phi is equal to flux due to flux in the 2 is the mutual inductance in the current due to 1। yes or no? तो यहां पर से आप देखो, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो m बराबर क्या बन रहा है आपके पास, म्यू नॉट इंटू पाई R2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ R1। ओके, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसे दो सोलेनॉइड हैं आपके पास, मैंने बोला मान लो इसमें I1 करंट जा रहा है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं N1, लेट से N1 इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो भाई इसकी लेंथ ले लो, अरे सॉरी N1 तो टर्न्स है, लेंथ L1 ले लो, दूसरे वाले की भी लेंथ L ले लेते हैं, मान लो दोनों की लेंथ अभी सेम है। ठीक है, L और इसकी भी L ले लो, तो भाई यहां पर से मैंने बोला इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो मैंने बोला फर्स्ट वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 बाय L इंटू में I1। ओके, वेरी गुड। मैंने बोला सेकंड वाले का एरिया लेट से A, तो भाई फ्लक्स इन द 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, B1 इंटू में A2, तो भाई φ2 बराबर क्या बन जाएगा, N2 बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स है, इंटू में म्यू नॉट N1 इंटू में A I1 बाय L। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखूंगा बेटा तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू A बाय L। ओके, तो अगर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाए, अगर दो सोलेनॉइड हैं तो उसका हो जाता है K अंडर रूट L1 L2, ये याद रखिएगा, K अंडर रूट L1 L2। ठीक है बेटा, और ये होती है आपकी रियल कपलिंग, इसको बोलते हैं रियल कपलिंग। रियल कपलिंग में K की वैल्यू जो है 1 और 0 के बीच में लाई करती है। आइडियल कपलिंग में K कितना हो जाता है, 1, K बराबर 1 फॉर आइडियल कपलिंग। बेटा क्या हो जाती है ये, आइडियल कपलिंग। ओके, आगे चलते हैं, ये तो मैंने सब बात बता दी आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ट्रांसफार्मर बनेगा कैसे आपका, ये दो टाइप का होता है, पहले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो टाइप का होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेटा, हाई करंट लो वोल्टेज टू लो करंट हाई वोल्टेज। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है बेटा, लो करंट हाई वोल्टेज टू हाई करंट लो वोल्टेज। देखो ट्रांसफार्मर बेसिकली बना कैसा होता है, ऐसी n नंबर ऑफ लेमिनेटेड कॉइल्स होती हैं
और इनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऐसा वाइंडिंग कर देते हैं बेटा। आपने अगर कोई भी कभी भी ऐसा खोला होगा सर्किट तो ऐसा ही दिखता है, छोटा सा लगा रहता है पीछे की तरफ, ठीक है बेटा। इन दिस मैनर इट वर्क्स। यहाँ पर से क्या रहता है, इनपुट होता है, ठीक है, और यहाँ पर से आप क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। अब ये होता है नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सर्किट, तो एनपी, और यहाँ पर हो जाएगा एनएस, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, it is SUT, that is the step up transformer. When the number of primary coil is greater than number of secondary coil, it is the step down transformer बेटा। अब देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, VPIP बराबर VSIS, यह हमने क्या बोला, दैट इज द करंट इन द फर्स्ट, और मतलब वी कैन से यह होता है नो पावर लॉस। तो मैं आपको बता रहा था नो पावर लॉस का कंडीशन, दिस इज नो पावर लॉस। अब ये तो नो पावर लॉस के लिए हुआ, VPIP इज इक्वल टू VSIS। अब आप समझो, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन व्हाट आई कैन राइट, that is the EMF in the secondary coil is equal to the number of turns in the secondary coil into में E, और we can write EP बराबर NP into में E if there is no flux leakage। हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ES बराबर EP, that means what we can write, that is NS into ES, or we can write VS is equals to NP into VP, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ये ES है और ये EP है, that is the voltage across the secondary coil और the voltage across the primary coil। तो यहां पर से क्या बनेगा, VS अपॉन VP बराबर NP अपॉन, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने कुछ, अच्छा हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो सही था, ये तो E आएगा ना, ये तो E ही आएगा, ये तो सही है, ठीक है। तो यहां पर से बनेगा ES बाय NS इज इक्वल टू EP बाय NP। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, EP बाय ES दैट इज इक्वल टू NP बाय NS। अब मैंने यही तो आपको अभी बताया था कि VPIP बराबर VSIS, ठीक है। तो यहां पर से देखो VP बाय VS बराबर क्या बन रहा है, IS बाय IP, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, NP बाय NS। Now this is the complete formulation of the transformer। यह आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल आएगा तो बेटा इसके ऊपर ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। आज अपना सेटअप नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई तो करते ही रहना है, पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आप क्या लिखोगे बेटा, दैट इज द पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट into में 100, this is the efficiency of transformer, that is VSIS अपॉन में VPIP into में 100। बट ये किसके लिए होता है बेटा, रियल ट्रांसफार्मर, दिस इज फॉर द रियल ट्रांसफार्मर, ओके। अब आप एक बात समझना कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कुछ टाइप के लॉसेस भी होते हैं। अच्छा, इसको ना टर्न रेशियो भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्न रेशियो फॉर द transformer, okay, this is the turn ratio बेटा, NP by NS is known as the turn ratio। समझ में आया। अब आपको बोला जाता है कि इसके लॉसेस बताओ, तो इसके लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, दैट इज द कॉपर लॉस और जूल हीटिंग लॉस, कॉपर लॉस और जूल हीटिंग लॉस, एडी करंट लॉस, फ्लक्स लीकेज, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। अगर आपसे अच्छे से पूछा जाए ट्रांसफार्मर अगर 5 नंबर में आ जाता है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिख देना है। अच्छा, अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती कहानी, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान जो मैं हर समय देता हूँ, हर चीज में ज्ञान तो मैं दूंगा बेटा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पावर लाइन का, कि बोले सर पावर लाइन में किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है।
तो पावर लाइन में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रैंड्स होते हैं। तो पावर लाइन में जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट पे। आपने देखा होगा, अगर आपने हाई ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी तो आपको आवाज सुनाई देती ना, चढ़ 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 चढ़, तो उसके आप जब देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स दिखेंगे। सिंगल वायर में ट्रांसमिशन नहीं होता, मैक्सिमम स्ट्रैंड्स में ट्रांसमिशन होता है। तो मैक्सिमम स्ट्रैंड्स में ट्रांसमिशन क्यों हो रहा है, बिकॉज उसमें जो पावर लॉस होगा बेटा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर, दैट इज आई एल स्क्वायर आर एल। ठीक है, दिस इज द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन, लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है आपको। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लो करंट के थ्रू भेजते हैं और बाद में वापस से आपने देखा होगा आपके घर के पास में वो जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उससे आपके घर में सप्लाई आता है। तो दिस इज व्हाई इट इज यूज्ड कि आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द पावर लाइन आइडिया। एसी जनरेटर के ऊपर आ जाते हैं बेटा। सो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, कि भाई वेन एवर द फ्लक्स चेंजेस, फैराडेज लॉ के ऊपर है कि फ्लक्स चेंज होगा तो देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है बेटा, अब ये जो है ये बिल्कुल 5 मार्क के लिए रट लो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, एसी जनरेटर किसी को भी छोड़ के नहीं जाना, ये 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये तो अभी मैं बना दूंगा, पहले आप डायग्राम देख लो। एक मिनट, तो देखो बेटा ये डायग्राम होता है आपका एसी जनरेटर का, आपको अच्छे से समझना है बेटा। ठीक है, ये आपने नॉर्थ और साउथ पोल की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अंदर यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में बताया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। और जो मैं बात कर रहा था कि आर्मेचर कॉइल घूमती है, सो दिस इज द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, यहां पर आप क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग्स लगाते हैं। दिस इज द बुशेस दैट यू नीड टू यूज, B1 एंड B2 आर द बुशेस। ठीक है बेटा, दिस इज द स्लिप रिंग्स, R1 एंड R2 इज द स्लिप रिंग्स, और ये आपने एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड कर दिया। अब आप एक बात समझो, ये आपके पास क्या है, एक लूप है। ठीक है, मैंने बोला कि इसका एरिया है, जो ये लेंथ L ले लो, ये भी लेंथ L ले लो, व्हाट्स एवर इट इज। तो भाई मैंने बोला A इसका एरिया हो गया। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, स्लिप रिंग्स को यहां पर क्यों लगाते हैं, ताकि ये कॉइल को इसको होल्ड कर पाए, सपोर्ट कर पाए। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर देखना, जो फ्लक्स आएगा वो आप क्या लिखेंगे, BA cos थीटा लिखते हैं हम लोग फ्लक्स को। अब यहां पर ध्यान से देखना कि अगर मैंने इसको एक एंगल टर्न करा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आपकी मान लो अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं। तो भाई एरिया वेक्टर टर्न होने के बाद मैंने बोला ओमेगा टी से घूम गया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी। अब आप यहां पे सोचो, ना तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, ना तो हम एरिया चेंज कर रहे हैं, हम किसको चेंज कर रहे हैं बेटा, एंगल को। ठीक है, तो फाई बराबर क्या बनेगा, BA cos ओमेगा टी। अब मान लो मैंने बोल दिया n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो NBA cos ओमेगा टी। भाई EMF बराबर क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो EMF बराबर, नेक्स्ट स्लाइड पे चल देते हैं, तो EMF बराबर क्या बनेगा बेटा, माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो EMF बराबर माइनस का डी बाई डी टी ऑफ NBA cos ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो EMF बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का NBA ओमेगा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी। तो EMF बराबर क्या बना बेटा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दिस इज द आउटपुट, और आउटपुट भी क्या है बेटा, AC। आउटपुट कैसा आ रहा है, AC, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पीक EMF, दैट इज E नॉट बराबर साइन ओमेगा टी। तो E नॉट बराबर क्या आ रहा है आपके पास, NBA ओमेगा।
ठीक है बेटा, ई नॉट बराबर क्या आ रहा है आपके पास, एन बी ए ओमेगा। यह आपको अच्छे से याद रखना है, दिस इज द एसी जनरेटर। ओके, आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ लूप एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एसी जनरेटर में आपने ध्यान से देखा होगा, वो जनरेटर वाला इंसान ऐसा घुमाता है जोर जोर से, फिर वो जब इंजन चालू हो जाता है तो इंजन चालू होने के बाद तो वो इंजन उसको घुमाता है, जिससे आपका फ्लक्स चेंज होते जाता है। या तो आप बैठ के साइकिल के टायर पे आपने घुमा के ट्राई करा होगा कि आपने जब डीसी मोटर को वहां पर चिपका के रखते हो तो जब उसका नोब घूमता है तो इधर पीछे से आपका बल्ब जलता है। ये हर बच्चा ट्राई करके देखता है बेटा। तो यह आपने क्या करा, जब आर्मेचर घूमता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और उस फ्लक्स चेंज होने के कारण हमारे पास क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। अब देखो, जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था, तो देखो बेटा, जो एक बोनस चीज मैं आपको कराना चाहता था, ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूं क्लास के अंदर ही। मतलब चाहता तो मैं न्यूमेरिकल पार्ट में ले सकता था, बट मैं इसको यहां पर ही करा रहा हूं। तो देखो, एक यहां पर आपको करंट कैरिंग वायर दे दिया आई, और यहां पर आपको बोल दिया कि एक लूप रखा हुआ है। ठीक है, आपको बोल सकता है कि हमने लूप को आगे बढ़ा दिया, लूप को आगे बढ़ा दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि भाई हम x दूरी पर जाकर एक इसका dx विड्थ का स्ट्रिप लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो, जो छोटा सा फ्लक्स जा रहा होगा इसके कारण, वो आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इनटू में, मान लो इसका ये लेंथ कितना है बेटा, l। ओके, तो l इंटू में dx। ओके, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx इंटू में एल dx। अब आपसे बोलेगा कि भाई आप तो इसका टोटल फ्लक्स बताओ, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π इंटू में 1/x dx। अब आपको बोलेगा पहला एंड ए दूरी पर है और दूसरा एंड बी दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे बेटा, तो फाई बराबर बनेगा म्यू नॉट आई एल बाई 2π इंटीग्रेशन जी ए से लेके बी तक, ओके, 1/x dx। so when you will solve, the flux will come out to be as what, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π ln b by a। या आपको अच्छे से याद रखना है, क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ये वाले फ्लक्स की वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा बेटा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि इसको हॉरिजॉन्टली चला दिया तो BVL वगैरह वो सब लगाने के लिए भी आपको ये बेसिक तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चीजें और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। EMF बराबर मैंने निकाल दिया माइनस का d∅/dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोलेगा कि एक लूप में हमने करंट पास कराना है, तो E बराबर IR होता है, तो I बराबर आप क्या लिखोगे, E/R। बहुत बढ़िया है ना। अब I को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा Q/ΔT, और EMF को आपने अभी अभी क्या लिखा बेटा, ΔΦ/ΔT, और इनटू में क्या आ रहा, 1/R। ΔT से ΔT को काट दो, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इज बेसिकली ΔΦ/R। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, डेल्टा Q इज इक्वल टू ΔΦ/R। ओके, सो बाकी तो मैंने आपको करा ही दिया, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, इंडक्शन कुकर्स, ये सब में आपका EMI का इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद डिजिटल पाठशाला। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों, इसी तरीके से बनिए रहिए, और आई होप कि आपको ये मजा आया होगा वीडियो में। कोई भी डेरिवेशन में अगर आपको तकलीफ आ रही है, कोई भी चीज पढ़ने में तकलीफ आ रही है, आप न्यूमेरिकल भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल, आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिंदास डिस्कशन कीजिए बेटा। मैं आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, इसी तरीके से बने रहिए। और अप्रैल शिफ्ट की भी अभी तैयारी करेंगे, ठीक है। सो बी विथ मी, अप्रैल शिफ्ट, नीट, सबकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है बेटा। सो बने रहिए डिजिटल पाठशाला के साथ, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों को भी चैनल शेयर कीजिए, और बेटा खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।